नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वेबिनार कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की अधिक संभावनाएं। उत्तराखंड में बनेंगे महाभारत रामायण व सीता सर्किट। केंद्र को भेजा 57.70 करोड़ का प्रस्ताव। मंत्री सतपाल मलिक ने दी जानकारी। कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में उत्तराखंड बेहतर। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। अन्य कई राज्यों की तुलना में महंगाई भी कम। मंत्री और आईएएस विवाद में कांग्रेस की एंट्री। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, देवरिया ताल इन दिनों बना मनमोहक। रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवरिया ताल में अभी तक ताल को निहारने नहीं पहुंच सके हैं पर्यटक। रुड़की भगवानपुर टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक और बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने किया प्रदर्शन। क्षेत्रीय लोगों के टैक्स को लेकर किया प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा वेबिनार के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में धार्मिक एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड के कारण पर्यटन गतिविधियों में जरूर कमी आई है, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर पर्यटन की स्थिति में तेजी से सुधार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक जनपद में थीम आधारित पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में मार्च में कोरोना लॉकडाउन के बाद अब वीकेंड पर पर्यटकों की आमद में इजाफा होने लगा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में 3 दिन आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट से छूट देने के बाद अरसे से बंद पड़ी पर्यटन गतिविधियों को शुरू होने लगी हैं। बता दें, 3 दिनों के लिए राज्य में आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट में छूट के बाद गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। वीकेंड में पर्यटकों की बढ़ती आमद से वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में भी रौनक सी लौटने लगी है। पर्यटक यहां पहुंचकर घुड़सवारी व झील में नौकायान के साथ ही खुले मौसम में हिमालय के पर्वत की श्रृंखलाओं को नज़ारा देखने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटन कारोबार से जुड़े, व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजी रोटी के लिए दूसरे का मुंह ताकना नहीं पड़ रहा है। पर्यटक की आमद बढ़ने के बाद शहर में बंद होटल व गेस्ट हाउस खुलने लगे हैं। फिलहाल 1 दर्जन बड़े तथा 2 दर्जन छोटे होटल खुल गए हैं। अक्टूबर महीने से अधिकांश होटलों के खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बाहर निकल के ऑब्वियसली काफी अच्छा लग रहा है। 6-7 महीने से घर के अंदर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, तो अब थोड़ा बाहर निकले हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर मैं बस ये मैसेज दूंगी कि बाहर निकल सकते हैं आप, बट थोड़ी सेफ्टी रख के कि हाँ मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने पास सैनिटाइजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी टच कर रहे हैं तो फिर हम साफ कर रहे हैं अपने हाथों को। हम पहले भी आए थे, अगस्त में आए थे, तब बोटिंग बंद थी यहाँ पे। मैं जब आती हूँ बोटिंग तो करती हूँ, तो अपने पापा को अपने साथ लाई हूँ। बट हम बहुत खुश हैं कि बोटिंग खुल गई। और व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो इतना टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, फाइनली उनके लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बद्रीनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड के तहत निर्माण कार्य कर रही है। कार्यदायी संस्था के कार्यों से जनता परेशान हो चुकी है। सड़क चौड़ीकरण से पैदल रास्ते जहां क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वहीं बिजली एवं पेयजल लाइनें भी टूट गई हैं। नालियों का निर्माण न होने से गंदा पानी सड़क पर आ रहा है और जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नगर क्षेत्र के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर बनाया गया पुल की बुनियाद भी खोखली हो चुकी है। कार्यदायी संस्था मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, जिससे जनता में कंपनी के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। जिला अधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि रुद्रप्रयाग मुख्यालय में सड़क चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में पैदल रास्ते, पेयजल व बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई हैं। एनएच के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और निर्देश दिए गए हैं।
2 दिन पहले एनएच के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग इसी उद्देश्य के लिए आयोजित की गई थी जिलाधिकारी कार्यालय में। उनको निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता के आधार पे जो यूटिलिटी शिफ्टिंग है, जिसमें बिजली के पोल और लाइनें, पानी की लाइनें और छोटे पैदल रास्ते हैं, उनको रिस्टोर करने का काम पहले किया जाएगा। एनएच के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अगले 10 दिन में वो सारे जो क्षतिग्रस्त मार्ग हैं और पेयजल लाइनें इत्यादि उनकी कटिंग के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर देगी। आखिरकार प्रशासन और एनएच के अधिकारी जाग गए हैं। लंबे अरसे के बाद केदारनाथ हाईवे पर संगम बाजार स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट होने जा रहा है। उम्मीद है कि एक सप्ताह के बाद हाईवे पर स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। इसके लिए जियोलॉजिकल की टीम को भी बुलाया गया है, जो सुरंग के ट्रीटमेंट को सही तरीके से करने का सुझाव देगी। सुरंग के ट्रीटमेंट को लेकर एनएच विभाग ने 45 दिन के लिए सुरंग से यातायात को रोकने की अनुमति मांगी है। एक सप्ताह के भीतर सुरंग का ट्रीटमेंट कार्य शुरू हो जाएगा, जिस पर लगभग 20 लाख की धनराशि खर्च होगी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि सुरंग के ट्रीटमेंट के लिए एनएच के डीपीआर को स्वीकृति मिल चुकी है। पिछले दिनों सुरंग के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में एनएच के अधिकारियों के साथ एक वार्ता आयोजित की गई थी। उनके द्वारा पहले ही इसका जो डीपीआर है डिज़ाइन, वो स्वीकृति के लिए और टेक्निकल असेसमेंट के लिए भेजा जा चुका था। वर्तमान में एनएच को उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। एनएच के माध्यम से इसमें 45 डेज़ के लिए ट्रैफिक को रोके जाने के लिए अनुमति मांगी गई है। वर्तमान में इसकी कोऑर्डिनेशन के लिए प्रक्रिया गतिमान है। उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में इसका मरम्मत का जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। डोईवाला में न्यायालय की कार्रवाई के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। डोईवाला में सिविल जज की जूनियर डिवीजन की जज निशा सिंह की कोर्ट में मुलाजिमों की पेशी चल रही थी कि अचानक छत का प्लास्टर जज की टेबल पर गिर गया, जिसमें सिविल जज निशा व उनकी स्टेनो बाल बाल बच गई। कोर्ट में 4 मुलाजिम के साथ 2 और अधिवक्ता और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस भवन में कोर्ट चल रही है वह भवन बहुत पुराना है और जीर्ण शीर्ण हालत में है। अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस टाइम ये घटना घटित हुई, मैं न्यायालय के अंदर ही था और जमानती अपने पेश कर रहा था। जब मैं जमानती पेश करने लगा तो मैडम जो है जमानती वेरीफाई कर रही थी, तो एकदम से भड़ाक से आवाज़ सी आई ऊपर से, कुछ चप्पाटा टाइप ये जो है पूरा वहाँ से ये नीचे सीधा पूरा गिरा और एक बहुत भयंकर आवाज़ थी, बम के धमाके से भी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ थी। उसको देखते एकदम फिर जो है एक सब में भय का माहौल हो गया है और मैडम ने डीजे साहब से भी कॉल करके कह दिया है कि ये मैडम ने बात कर ली है। खबर सितारगंज से है, जहां पुलिस ने बेचने के लिए लाई जा रही 6 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को उनकी मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की पूछताछ करने के पर दोनों आरोपियों ने अपना नाम पूरन सिंह और सोनू सिंह बताया। उन्होंने बताया है कि बता दें कि ये लोग काफ़ी समय से स्मैक को दरोग पीछा से नाना कतमा बेचने के लिए लाते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में चालान कर न्यायालय में पेश किया। कल सायंकाल चेकिंग के दौरान सिसई खेड़ा निवासी पूरन और हजारा पीलीभीत निवासी सोनू को पकड़ा था। दोनों अपनी मोटरसाइकिलों से थे और पुलिस को देखकर भागने लगे और तलाशी में उनके पास लगभग 6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई और दोनों ने पूछताछ में बताया कि वो दरोग की इच्छा से स्मैक खरीदकर यहाँ नानकगुप्ता क्षेत्र में बेचते हैं। दोनों का एनडीपीएस एक्ट में चालान कर दिया गया है और दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खाटिमा के छिनकी गांव में भाई द्वारा भाई की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई एक ही घर में अकेले रहते थे। हत्या की घटना देर रात की बताई जा रही है। दोनों भाइयों के बीच हुए किसी बात में आपसी विवाद छोटे भाई ने बड़े भाई को धारदार हथियार से मारकर इस घटना का अंजाम दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है।
मामला छिंकी गांव का है। यहाँ पर दो भाई यहाँ रहते थे छिंकी गांव में, और ये लगता है कि दोनों ने साथ में खाया पिया और फिर उसके बाद इनकी लड़ाई हुई और रात में छोटे भाई ने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से वार कर मार दिया। और इसकी सूचना जब मुझे सुबह मिली तो मैं मौके में पहुंचा और वहां जाकर देखा तो सब ज़मीन में पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने सूचना कोतवाली खटीमा में कोतवाल साहब को दी और फिर वहां से कोतवाल साहब आए थे और पुलिस फोर्स भी आई थी, सीओ साहब भी आए थे। तो उसके बाद इनको यहाँ लेकर आए हैं सरकारी अस्पताल खटीमा में। भाजपुर में श्रेणी 6-2 की सरकारी भूमि पर लंबे समय से रह रहे लोगों के पास भूमि का अधिकार नहीं है। ऐसी भूमि पर काबिज लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भू स्वामित्व योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत तहसील क्षेत्र के सभी राजस्व, लेखकार, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी 4 चरणों में होने वाले सर्वे में लगे हुए हैं, जिसके चलते अभी तक तहसील कर्मचारियों ने सर्वे के पहले चरण में लगभग 40 से अधिक गाँवों के लिए ग्रामीणों को चिन्हित कर लिया है जो सरकारी भूमि पर रह रहे हैं। साथ ही श्रेणी 6-2 की भूमि पर चूना मार्किंग भी कर दी गई है। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि अब तक जिन 40 गांवों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 1720 ग्रामीण जो इस श्रेणी के लगभग क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही चारों चरणों के सर्वे की रिपोर्ट बनाकर सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून को भेज दी जाएगी, जिसके बाद अगली कार्रवाई देहरादून से शुरू होगी। सैनिक का परिवार रहता है वहाँ? सैनिक, हाँ। स्कीमें स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो हमारे गांव की आबादी में श्रेणी 6-2 में जो परिवार बसे हुए हैं, उनको सरकार द्वारा उनको स्वामित्व, उनको मालिकाना हक देने की कार्रवाई चल रही है। तहसील भाजपुर के अंतर्गत लगभग 98 गांव हैं, जिनमें से 40 गांव का सर्वे चूना मार्किंग हो गया है और उनके KLM मैप जो गूगल से मैप बनते हैं वो बन गए हैं 25 गांव के, और तीव्र गति से कार्य चल रहा है। और इसको हम उसके बाद हम ड्रोन उड़ाने की कार्रवाई करेंगे। 5 किलोमीटर की रेंज है ड्रोन की, वो ड्रोन के मैप बनेंगे, फिर सर्वे ऑफ इंडिया को भेजे जाएंगे और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग में 1720 परिवार इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। रुड़की के बुग्गावाला में अवैध खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसकी खबर हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई, जिसका असर देखने को मिल रहा है। जहां हरिद्वार स्टोन क्रशर मालिक द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर एवं HM द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी सूचना किसी ने बुग्गावाला पुलिस को दे दी। सूचना पाकर बुग्गावाला पुलिस मौके पर पहुंची और 10 ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक HM को कब्जे में लेकर बुग्गावाला थाने लाकर सीज कर दिया। सूत्रों की माने तो पिछले कई महीनों से बुग्गावाला पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जबकि क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। अवैध खनन के चलते राजस्व को लेकर भी खुलासा हुआ है, जिसमें हरिद्वार जिले में कुल 145 करोड़ का राजस्व होना था, लेकिन अभी तक राजस्व के खाते में सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही आए हैं, जो कि एक बड़ा सवाल है। इस बाबत DM हरिद्वार ने संज्ञान लेते हुए सभी चौकियों तथा खनन क्षेत्रों में कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। रुड़की के SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पुलिस को अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर, ट्रॉली तथा एक HM को सीज कर दिया। संबंधित रिपोर्ट उप जिलाधिकारी भगवानपुर को जल्द प्रेषित की जाएगी। बुग्गावाला क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर बुग्गावाला थाने की पुलिस के द्वारा 10 अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर और एक HM मशीन को सीज किया गया है। सभी के विरुद्ध अवैध खनन की रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश सभी संबंधित प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को दिए गए हैं। केंद्र सरकार के 3 तलाक कानून का मजाक उड़ाते दिख रहा है, जहां आए दिन 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। भाजपुर के सीता कॉलोनी निवासी 2 सगी बहनें रेशमा और सितारा का विवाह 6 साल पहले एक ही दिन मुरादाबाद यूपी निवासी 2 सगे भाई अकरम और जाकिर के साथ हुआ था। दोनों बहनों को उनके पति ने एक ही दिन में 3 तलाक दे दिया। दोनों बहनों ने पुलिस में तहरीर देकर अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति शुरू से ही कम दहेज लाने के ताने मारते थे। कुछ दिन पूर्व दोनों बहनें अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली आई थी, जिसके बाद दोनों के पति अपने ससुराल आए और दोनों बहनों से मारपीट करने लगे। वहीं गुस्से में दोनों पतियों ने
दोनों बहनों को 3 तलाक दे दिया। इस दौरान रेशमा का पति उसके 2 वर्षीय पुत्री को भी जबरन अपने साथ ले गया। वहीं बाजपुर के मुड़िया निवासी फरजाना ने अपने पति पर मोटरसाइकिल न मिलने पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। मेरी शादी 8 अप्रैल 2017 में हुई थी, जिससे कि मैं 2 महीने तो सही रही। उसके बाद मुझे मेरे नंद केशर जहां और रफ़ीक नंदोई रफ़ीक और उसका लड़का मुझ पे फिर जुल्म करने लगा, अत्याचार करने लगा, मेरे ऊपर बहुत परेशान करने लगे, मुझे बहुत परेशान करने लगे। और फिर मुझे ना खाने को देते थे ना पीने को देते थे। मेरा बच्चा मेरे घर में था तब, उस टाइम से मुझे बहुत परेशान करने लगे थे और कह रहे थे तू दहेज लेके आ, ना तो अगर तू दहेज न लेगा आगी तो तुझे तलाक दिलवा देंगे। मेरी शादी को 6 साल हो गए, अकरम से हुई थी। मेरे साथ मारा पीटी करता, नशा करता, वो दहेज की मांग है। मैं गर्भवती हूँ। मेरे घर पे सुबह 9 बजे क्या कहा क्या मैं तुझे तलाक देता हूँ 3 बार। हाँ, आज सुबह आकर हमारे साथ मारपीट की और 3 तलाक दे दी। तुम हाँ, दोनों बहनें एक ही घर में हैं। दोनों भाइयों को दोनों भैया आके तलाक दे गए आज सुबह। 2 बच्चे मेरी, एक लड़की को उठा के ले गए। 2 साल की बच्ची है मेरी। मुझे न्याय चाहिए। 3 तलाक को लेके यहाँ पे 3 तहरीर प्राप्त हुई हैं। इन तहरीर में 2 बहनें हैं, 2 तहरीरों में 2 बहनें हैं जिनके पति द्वारा उनको दहेज इत्यादि के लिए तलाक की बात कही गई है। इन तहरीरों को जांच तलब किया गया है। जांच के उपरांत इनमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इससे पहले भी एक मामला आया था, उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आगे की कार्रवाई की गई थी। इसमें भी जांच करके आगे जो भी जैसा रहेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सराबोर नगरी नैनीताल में विश्व पर्यटन दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण विभाग ने 8 किलोमीटर ट्रैकिंग टंकी बैंक स्थित चाइना पीक से किलबरी तक आयोजित की गई।
कार्यक्रम में 10 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया, इस वर्ष विश्व पर्यटन संगठन द्वारा टूरिस्ट एवं डेवलपमेंट थीम के तहत ट्रैकिंग का आयोजन किया गया है। आज 27 नवंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे है और आज हर्ष की बात है कि आज वर्ल्ड डॉटर्स डे भी है। जो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम हमारी है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट और जो डॉटर्स डे की थीम है सेव गर्ल चाइल्ड। तो हमने आज ये महिला बाल विकास विभाग से कोलैबोरेट करके आज हमने एक ट्रैकिंग आयोजन किया है। लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। तो आज हम यहाँ पे टांकी बैंड से चाइना पीक होते किलवरी जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज नगर इकाई द्वारा छात्र संघ सचिव एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेश कुमार के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। प्रदेश कार्यकारिणी से देवेश कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष सदस्यता अभियान चलाता है, लेकिन पिछले वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बुक के माध्यम से लिखित अभियान चलाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया है। विद्यार्थी परिषद विगत काफ़ी दिनों से लगातार सदस्यता अभियान चला रहा है, लेकिन आज विद्यार्थी परिषद केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान में महासदस्यता अभियान चलाया गया। इसको देखते हुए सितारगंज नगर इकाई में अलग अलग टोलियां बनाकर पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य 33 लाख थे, जिसको देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बना। छात्र हैं जो प्राध्यापक हैं उनके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता दिलाई गई है, जिसमें अभी हमने यश अरोरा जी की सदस्यता कराई। इन्होंने ये 2012 से सदस्यता लेते हुए आ रहे हैं। आज इसी प्रकार हमारी टीमों का गठन कर दिया गया है जो पूरी विधानसभा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में सदस्यता का जो आज है महाअभियान चलाया जा रहा है। तो इसको देखते हुए आज पूरे क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यता करा रहा है और प्रत्येक वर्ष हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यता कराता है, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया गया है। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का रविवार सुबह 6:55 पर निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्हें अंतिम सांस ली। 25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, यानी अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। राजनीति में आने से पहले जसवंत सेना में मेजर थे, मेजर पद से रिटायर हुए थे। देखिए अपनी छाप छोड़ी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं बाबा केदारनाथ की सायकाल आरती में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।